फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा वो है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को निर्धारित करने वाले, फिक्स करने वाले, हमारी ताकत को फिक्स करने वाले जो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? सबसे पहला जो फैक्टर है वो है साइज, साइज ऑफ द मसल, साइज ऑफ द मसल। इट मीन्स अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर मसल का साइज डिफरेंट होता है, हमारी मसल्स का साइज अगर हम मेल और फीमेल के साथ अगर कंपेयर करें तो मेल और फीमेल के साथ बहुत बार सिमिलर भी होता है साइज, और बहुत छोटा बड़ा भी होता है साइज। लेकिन अगर हम बात करें एक पावर की, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट को आपस में कंपेयर करें तो मेल हैव मोर देन फीमेल, अगर हम पावर की बात करें। क्योंकि जनरल सी बात है कि मेल कैंडिडेट जो है वो हमारे, अगर हम फिजिकली स्ट्रेंथ की बात करें तो ज़्यादा फोर्स हमें मिलेगी किसमें? मेल कैंडिडेट में। इसलिए अगर हम थोड़ी सी थ्योरी की बात करें कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल लार्जली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मसल। जनरली फुली बेस्ड जो होता है हमारा पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? हमारे साइज के ऊपर। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट बिगर एंड लार्जर मसल कैन प्रोड्यूस, यानी कि जितनी ज़्यादा बड़ी और लार्ज मसल होगी उतनी ही ज़्यादा वो लार्ज मसल जो है वो फोर्स क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी, हमें प्रोवाइड करवाएगी। देन द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम साइज ऑफ मसल्स इन मेल एंड फीमेल्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम, बट मेल्स आर फाउंड टू बी स्ट्रोंगर बिकॉज दे हैव लार्ज एंड बिगर मसल्स कंपेरिजन टू फीमेल। जिसकी हम बात कर रहे थे कि जनरल सी बात है कि अगर मेल और फीमेल को अगर कंपेयर किया जाए तो मेल कैंडिडेट के पास ज़्यादा मसल पावर होगी। उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड स्ट्रेंथ trained such as weight training, the size of the muscle can be increased and therapy strength is improved। अगर आप वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइज करते हैं तो वेट ट्रेनिंग के कारण आप अपनी मसल पावर को, मसल साइज को और मस्कुलर अपने बॉडी के पोस्चर को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपके सेकेंड फैक्टर की बात करूँ तो वो आपका आता है इसके अंदर body weight। Body weight is also a good factor of determining the strength, because जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर वेट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी को वो फोर्स भी पैदा करेगा, फोर्स भी दिलाएगा। कि इट ऑल्सो वेल नोन फैक्ट दैट द इंडिविजुअल्स हु हैव हैवियर आर जनरली स्ट्रोंगर देन द इंडिविजुअल हु आर लाइटर। अगर कोई मेल या फीमेल या कोई भी कैंडिडेट हो, अगर हम दोनों को कंपेरिजन करें वेट कैटेगरी के अंदर, दो पर्सन ऐसे लीजिए आप, दोनों सेम सिमिलर एज के, लेकिन उनकी वेट कैटेगरी को थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए। इट मीन्स कोई 60 kg का पर्सन लीजिए और एक 40 kg का पर्सन लीजिए। 60 kg वाले पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ जो होती है वो ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास मसल जो है वो ज़्यादा होती है। तो मसल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स भी पैदा करेगी, फोर्स पैदा करेगी। तो जनरल सी बात है कि बॉडी वेट जो है वो डायरेक्ट डिटरमाइन करता है किसको? हमारी स्ट्रेंथ को। उसके बाद हम बात करें अगर थर्ड पॉइंट की, तो वो हमारा आता है मसल कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन की अगर बात करें कि ईच मसल्स कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। जनरली हर एक मसल के पास दो अलग अलग डिफरेंट तरीके के 2 मसल फाइबर होते हैं। एक रेड मसल फाइबर जिसको हम बोलते हैं और एक वाइट मसल फाइबर जिसको हम बोलते हैं कि जिसको हम जो वाइट मसल फाइबर है उसको फास्ट ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं, और जो रेड मसल फाइबर होते हैं उनको हम स्लो ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं। कि द फास्ट ट्विच फाइबर्स आर कैपेबल टू करेक्ट contract faster and therefore they can produce more force। it means जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है या जो वाइट मसल फाइबर है
वो हमें ज़्यादा बढ़िया तरीके से और ज़्यादा फोर्स देते हैं हमारी बॉडी को। वहीं अगर हम कंपेयर करें तो रेड मसल फाइबर के साथ, रेड मसल फाइबर स्लो ट्विच मसल फाइबर है जो हमें कम फोर्स पैदा करती है हमारे लिए, और जो वाइट मसल फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फोर्स हमें प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके कारण हम किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी मसल की स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारा बॉडी का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है इसके कारण। द मसल विच हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स कैन प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ। जितने ज़्यादा वाइट मसल फाइबर आपकी बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा आपको फोर्स मिलेगी, और जितने ज़्यादा रेड मसल फाइबर होंगे उतनी ही आपको कम फोर्स मिलेगी आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। देन द परसेंटेज ऑफ fast twitch fibers and slow twitch fibers is generally determined and cannot be changed through the training, so it can be said that the percentage of those fibers determines that strength of a person. जनरली हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास स्पीड। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारे पास आता है स्पीड, और स्पीड के अंदर अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, स्पीड जो आपकी रिएक्शन टाइम, इट मीन्स जितना ज़्यादा आप किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट मिनिमल टाइम के अंदर कर लेंगे वो आपकी स्पीड का एक पार्ट हो गया है। इसके अंदर अगर अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा रहता है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके अंदर अगर मैं डिटेल में बात करना चाहें कि आवर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एज सीन इन स्प्रिंटिंग इवेंट्स। These rapid contraction and relaxation of muscle is made possible by rapid excitation and inhibition of the concerned motor centers. This is called the mobility of the nervous system. The nervous system can be maintained the rapid excitation and inhibition only for a few seconds, after which the excitation spreads to the neighboring centers causing tension in the entire body. The result is decreased in speed. The mobility of nervous system can be trained but only to be limited extent. In fact, speed is determined to a great extent by जेनेटिक फैक्टर्स। जनरली अगर हम बात करें मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने के कारण हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस पैदा होते हैं जिनके कारण हमें कुछ सेकंड्स के लिए हमारी स्पीड को वो इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कोई पर्सन जो अपनी स्पीड को, अपने मोबिलिटी सिस्टम को, अपने नर्वस सिस्टम को बहुत स्पीड के साथ इंक्रीज कर लेता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों को करता है जो अगर किसी के अंदर जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी के फादर बहुत अच्छे कभी एथलीट रह चुके हैं और अगर फैमिली के अंदर कोई बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो उसके जो जीन्स हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है उनका मोबिलिटी और नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। लेकिन बहुत रेयर होता है कि कोई हर एक पर्सन इस चीज़ को अचीव कर सके, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको ईजिली अचीव कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन की कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, सेकेंड पॉइंट है हमारा। तो हम स्पीड की बात करें, स्पीड के अंदर सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक बहुत ही मिनिमल टाइम के अंदर बहुत बड़ा कोई गोल जो है वो अचीव कर लेना। इट मीन्स फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करें, वेट लिफ्टिंग की बात करें, पावर लिफ्टिंग की बात करें या रेसलिंग की बात करें, बहुत छोटे छोटे इवेंट होते हैं, कुछ सेकंड्स के और कुछ मिनट्स के इवेंट्स होते हैं। जब हम इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का 100 से भी ऊपर परसेंटेज हमें इसके अंदर पार्टिसिपेशन के अंदर लगाना पड़ता है। अगर उस टाइम अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हमारी बॉडी के साथ भी रिएक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे। उन कुछ सेकंड्स के लिए, उन फ्यू सेकंड्स के लिए हमें हमारी बॉडी का पूरा परसेंटेज उसके अंदर डालना होता है। उसी के कारण जो है हम हमारी बॉडी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल के अंदर बात करें कि फॉर एवरी क्विक एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज indispensable
For example, a quick punch in boxing cannot be delivered in boxer lacks explosive strength. Explosive strength further depends on the muscle composition, muscle size and muscle coordination. Generally, explosive power जो है वो हमारी muscle composition, muscle contraction और muscle size के ऊपर डिपेंडेंट होती है. अगर आपने बॉक्सिंग के अंदर किसी पर्सन को पंच देना है तो आपका रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, जिसका कोई भी पर्सन अंदाज़ा भी नहीं लगा सके. आपका जितना ज़्यादा रिएक्शन टाइम कम होगा उतना ही बेटर आप उसके अंदर परफॉर्म कर पाओगे. तो वही आपकी एक मैजिक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात हो सकती है. एक्सप्लोजिव के अंदर एक्सप्लोजिव जो वर्ड है वो स्पीड के लिए हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है उसकी ताकत के लिए हो रहा है. तो जनरली अगर अपन स्पीड के फैक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर अपन बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी. Flexibility is also an important component of the physical fitness, but also is important for the speed also. So when we are talking about the flexibility means a range of the movements of the joints. अपने किसी भी joints को किसी एक maximal range तक स्ट्रेच करना ही हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और फ्लेक्सिबिलिटी तभी इम्प्रूव हो सकती है जब आपका स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं आप अपने आप को, तभी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी स्पीड को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है. जनरली स्पीड के बाद फ्लेक्सिबिलिटी को काउंट किया जाता है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है तो हमारी स्पीड भी ऑटोमेटिकली बहुत स्पीड के साथ बूस्ट होती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं. तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी इस चीज़ को क्या कर देती है, डिटरमाइन कर देती है हमारी स्पीड को. उसके बाद अगर अपन थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो थर्ड कंपोनेंट है हमारा एंड्योरेंस. और थर्ड कंपोनेंट के अंदर हमारा जो पॉइंट रहता है या फर्स्ट जो कंपोनेंट रहता है, फर्स्ट जो पॉइंट रहता है वो हमारा रहता है एरोबिक कैपेसिटी. एरोबिक कैपेसिटी के अंदर ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, और इसके अलावा विदाउट ऑक्सीजन किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, विद ऑक्सीजन किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना, आउटडोर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, इंडोर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना. फॉर एग्जांपल की मैं अगर छोटी सी बात करूं तो इंडिया के बहुत अच्छे एथलीट्स और बहुत बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को जब किसी एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म के साथ कोचिंग करवाई जाती है, उनको किसी स्किल को सिखाया जाता है, तो उनको कोशिश की जाती है कि जो इंडिया का जो पीक पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, उन जगहों पे ले जाके इन लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है. रीज़न क्या होता है कि जितना ज़्यादा हाइट पे जाएंगे लोग उतनी ज़्यादा इन लोगों को ऑक्सीजन कम मिलेगी. अगर ये ऑक्सीजन के बहुत कम ऑक्सीजन के अंदर भी बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, तो उस मोमेंट के ऊपर क्या होता है कि वहाँ पे अपनी कैपेसिटी को ये शो करते हैं कि जहाँ पे कम ताकत के साथ भी हम हमारा 100% अगर वहाँ पे शो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रेयर तरीके से हम अपने वहाँ पे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी लेस काउंटिंग ऑफ द ऑक्सीजन ऑन दैट पॉइंट ऑफ द इंडिया, तो उस मोमेंट पे क्या होगा, वहाँ पे अगर कमी है फिर भी हम बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इस तरीके से हमने लेवल कर लिया, मेंटेन कर लिया कि हम बढ़िया वहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं. तो उस मोमेंट पे क्या होगा, वहाँ पे जब हम परफॉर्म करेंगे, जब हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर लेंगे, तो जब हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है तब भी हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. जब हम वापस इंडिया के अंदर नीचे आएंगे और किसी एक्टिविटी के अंदर एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी. जब हमारी बॉडी बहुत कम ऑक्सीजन के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जब उसको हम थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, ऑन दैट टाइम हमारी बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगी, बूस्ट करेगी, और बढ़िया तरीके से उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आएंगे. तो सबसे पहले जब मैंने एरोबिक कैपेसिटी की बात की, तो एरोबिक कैपेसिटी के अंदर हमारे पास कुछ और इसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए जैसे वर्ड्स है हमारे पास कि ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक, एनर्जी रिजर्व. इसको मैं आपको सामने थोड़ा सा लिख देता हूँ कि इसके
इसके अंदर ही एरोबिक कैपेसिटी के अंदर ही हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि ऑक्सीजन इनटेक। उसके बाद बी ऑप्शन आता है हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सी सेक्शन में आता है हमारे पास ऑक्सीजन अपटेक। और फोर्थ आता है हमारे पास एनर्जी रिजर्व। ऑक्सीजन इनटेक की अगर हम थोड़ी सी डिटेल में अगर थ्योरिकली बात करें कि क्या है, तो मैं आपको इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूं कि इन दिस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बाय द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन ले रहे हैं, लंग्स के पास जा रही है, कहाँ से जा रही है? हमारे आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर के थ्रू। इन इफ दिस अमाउंट इज मोर देन इट इज बेटर फॉर अचीविंग हायर VO2 मैक्स। और अगर हमें VO2 मैक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बात करें यहाँ पे VO2 मैक्स, VO2 का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा जा रही है तो उसका रिजल्ट भी हम और ज़्यादा बेटर तरीके से हम शो करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की नीड हमें बहुत ज़्यादा होती है ऑन दैट टाइम जब किसी एथलीट जो है किसी एक्टिविटी के अंदर, किसी स्प्रिंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है। द ऑक्सीजन इंटेक डिपेंड्स ऑन द वाइटल कैपेसिटी फॉर द फर्दर डिपेंड्स ऑन द लंग साइज, नंबर ऑफ एक्टिव एल्वियोली, स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एक्सेट्रा। इट मीन्स हमारे साइड चेस्ट का अगर बड़ा है तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन पावर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्लस एल्वियोली का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स अगर हमारे लंग्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो जनरल सी बात है वो ज़्यादा कैपेसिटी के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस चेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है, इनटेक करने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अगर अपन इसके बाद हम बात करें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, ये था ऑक्सीजन इनटेक। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की थ्योरी देखिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना हमारे वर्किंग टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए थ्रू द ब्लड फॉर द अदर पार्ट ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो बात करते हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्किंग मसल्स। The oxygen transport depends on the amount of oxygen which the blood has absorbed from the lungs and capacity of the circulatory system to carry this quickly to the working muscles. It means एक्टिविटी का जो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन ऑन दैट टाइम जिस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा जिस स्किल की ज़रूरत पड़ रही है या जिस एक्टिविटी के साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस मोमेंट के ऊपर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस टाइम हमारा सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वर्किंग जो है वो उसी टाइम हमारे पास रहेगा। उस मोमेंट के ऊपर हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम उतनी ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ट्रांसपोर्ट कब अच्छा होगा, जब हमारे लंग्स का साइज अच्छा होगा, चेस्ट का साइज ब्रॉड होगा, एल्वियोलीज बहुत अच्छी होगी, प्लस हमारे प्लस चेस्ट जो है वो भी ब्रॉड होगी। उसके तरीके से देन अगर हम बात करें ऑक्सीजन अपटेक की, थर्ड पॉइंट हमारा कि ऑक्सीजन अपटेक क्या है, उसकी अगर हम बात करें कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल, the oxygen transport depends, the oxygen uptake depends on the rate of diffusion, which is further determined by the speed of blood flow, temperature and partial pressure of oxygen in the blood and carbon dioxide in the muscle cell. The speed and amount of oxygen consumption also depends on the number, size and metabolic capacity of the mitochondria, and fortunately these can be improved to certain extent through the training। और उसी के साथ ही हमारे क्या होगी, सेल्स के थ्रू, हमारे मसल से, हमारे टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, और उतनी सब जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, ऑक्सीजन की काउंटिंग या ऑक्सीजन की क्वांटिटी रहेगी, ऑन दैट टाइम हम उतना ही ज़्यादा
बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ऑक्सीजन अपटेक करना भी हमारे लिए जरूरी है। एनर्जी रिजर्व, ये सबसे लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर कि द एरोबिक कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल टू द मसल्स फ्रॉम विच एनर्जी फॉर द एक्टिविटी इज डिराइव्ड। इट मीन्स जनरल सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्व करके रखना, एनर्जी ऑन दैट टाइम जब हम एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, उस टाइम हमारी बॉडी के साथ एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हम एनर्जी को रिजर्व करके रखते हैं, वो किसके थ्रू? हम एनर्जी को रिजर्व किस तरीके से करके रखते हैं? आपने नाम सुना होगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पावर हाउस ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी का जो पावर हाउस होता है वो ATP होता है, और ATP ही हमारी बॉडी को एनर्जी रिलीज करता है, प्रोवाइड करवाता है, ताकि हम एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास, लास्ट जो कंपोनेंट रहता है वो हमारा रहता है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट फैक्टर की बात करें, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है हमारी मसल स्ट्रेंथ, और दूसरा आता है जॉइंट स्ट्रक्चर। पहला आता है मसल स्ट्रेंथ और दूसरा आता है जॉइंट स्ट्रक्चर। मसल स्ट्रेंथ और जॉइंट स्ट्रक्चर। मसल स्ट्रेंथ, मसल को, पावर को इंक्रीज करने के लिए, हमारी मस्कुलर पावर को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस पढ़ा। अब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी किससे इंप्रूव होगी? अगर हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स बहुत फास्ट स्पीड से होते हैं तो वो हमारी काउंट होगी स्पीड। और उसके साथ साथ अगर हम बहुत फास्ट स्पीड के साथ साथ हम बहुत लगातार किसी कंटिन्यूटी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वो हमारी काउंट होगी एंड्योरेंस। और एंड्योरेंस के साथ अगर हम किसी उस वर्किंग कैपेसिटी के साथ लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते जाते हैं तो वो हमारी काउंट हो जाती है स्ट्रेंथ के अंदर। जब हम उन तीनों को आपस के अंदर जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारी इंप्रूव होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारी मसल स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा फैक्टर जो है निर्धारित करने के लिए, हमारी मसल के अंदर जितनी ज़्यादा ताकत होगी, जितनी ज़्यादा पावर होगी, वो उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगी। उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट स्ट्रक्चर की। जॉइंट स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से स्टार्टिंग से फ्रॉम द जीरो टाइम ऑफ द बर्थ, 0 ईयर ऑफ द बर्थ, स्टार्टिंग से जब से आप पैदा हुए हो तब से आप लेके और एंड ऑफ द मोमेंट आप अपने वेट को मेंटेन करके रखते हैं, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, आप अपनी फिटनेस को, आप अपने सारे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करके रखते हैं, तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स के साथ साथ हमारी फिटनेस को भी इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे एट प्रेजेंट टाइम आपने देखा होगा माइकल फेल्प्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया स्विमर है, बहुत अच्छा स्विमर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम्नास्टिक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो हमारी अपने पूरी बॉडी को इतना ज़्यादा रोल कर लेते हैं, मूव कर सकते हैं कि वो अपने किसी भी पार्ट के साथ इजीली अटैच करवा सकते हैं। तो वो सारा का सारा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? जॉइंट स्ट्रक्चर के ऊपर। और जॉइंट स्ट्रक्चर किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है? वो हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट अगर इसका देखें तो थर्ड पॉइंट इसका है एज और जेंडर। एज सबसे ज्यादा मायने रखती है स्पोर्ट्स के अंदर। एज के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी बोन डेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। आपके बोन्स के ऊपर क्या होगा? फैट परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाएगा। फैट परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेचिंग पावर जो है वो कम होती जाएगी। अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर के अंदर अगर इफ यू आर कंपेयर विद मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, देन फीमेल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन वी आर कंपेयर विद द मेल कैंडिडेट्स। इट मीन्स हम जब एक मेल और फीमेल कैंडिडेट को आपस के अंदर कंपेयर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, एक फिजिकल फिटनेस के फोर्थ कंपोनेंट के थ्रू, तो फीमेल के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेल के साथ कंपेयर करें तो। जनरली आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप देख लीजिए, जिम्नास्टिक के अंदर अगर 75% अगर मेल कैंडिडेट वुमेन जिम्नास्टिक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो 100% वुमेन पार्टिसिपेट करती है। और ये परसेंटेज का रेशियो जो है हमेशा वुमेन्स का ज़्यादा रहता है फीमेल कैंडिडेट के साथ अगर कंपेयर करें तो। फीमेल का ज़्यादा रहता है
मेल कैंडिडेट के साथ कंपेयर करें तो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ये तो हमारे कंपोनेंट्स फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस थे। अब हम हमारा एक नया टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं और वो नया टॉपिक क्या है देखिए, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन। कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो इफेक्ट करती है किसको, हमारे मस्कुलर सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं कि एक्सरसाइज, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफेक्ट्स ऑफ exercise on cardio respiratory system। कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो इफेक्ट करती है किसको, हमारे हार्ट को और हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को, हमारी ब्रीदिंग पावर को, हमारी कैपेसिटी को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इफेक्ट करती है कौन कौन सी, इट मीन्स अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या किस तरह से हमारे कार्डियो रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो किस तरह इफेक्ट करती है हमारे कार्डियो रेस्पिरेशन सिस्टम को, सबसे पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इंक्रीज in the size of heart। हमारे दिल के साइज को बढ़ाने में हेल्प कौन करता है, एक्सरसाइजेस करती है। एक्सरसाइजेस के थ्रू जितनी ज़्यादा आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर हार्ड वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा आपका हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और हार्ट का साइज बढ़ने के कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और ब्लड का फ्लो बढ़ने के कारण हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी जाएगी और ज़्यादा एनर्जी जाने के कारण हमारी बॉडी को पूरे वर्किंग टिश्यूज़ को जल्दी रिपेयर करने का बढ़िया टाइम मिलेगा, अच्छा टाइम मिलेगा और जल्दी रिपेयर कर पाएंगे। और जल्दी रिपेयर करने के कारण हमारी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इनको बूस्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो कुल मिला के अगर हमारे हार्ट का साइज अगर इंक्रीज होता है विद द इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हार्ट का साइज इंक्रीज होने के कारण कभी भी हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी हमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करेगी। प्लस कोई छोटे मोटे वायरल बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगल प्रॉब्लम से हमें बचा के रखने में हमारी हेल्प करेगी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसका सेकेंड पॉइंट कि डिक्रीजिंग इन रेटिंग हार्ट रेट। सेकेंड पॉइंट आपका है decreasing in rating हार्ट रेट। डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, इट मीन्स अब ये गलत नहीं है कि हमारे हार्ट की ब्रीदिंग, हार्ट की पंपिंग जो है कार्डियो जिसको अपन बोल सकते हैं वो अगर कम हो रही है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अगर किसी पर्सन की नेचुरली रेस्ट टाइम के ऊपर अगर किसी पर्सन की 50 to 60 अगर ब्रीदिंग रहती है तो हम उसको एक बहुत अच्छा एथलीट मान सकते हैं, बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन मान सकते हैं। उसकी कार्डियो पावर जो है उसको हम बहुत बढ़िया मान सकते हैं। वही अगर किसी पर्सन की 72 मानी जाती है तो उसको फिजिकली फिट माना जाता है। इट मीन्स कहा जाता है कि ऐसे जिनकी पर्सन की 72 होती है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 72 जिसकी हार्ट बीट रहती है वो अपने को खुद को देखने में एक्टिव होगा, लेकिन उस पर्सन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब जितनी ज़्यादा आपकी 60 से ऊपर बढ़ती जाएगी
आपकी हार्ट रेट, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को अनफिट और अनसिक्योर करते जाओगे। और जितनी हार्ट रेट आपकी कम होगी उतना ही आप अपने आप को एक्टिव और फिट समझोगे, क्योंकि ये होता है आपकी रिलैक्सेशन पावर। आपका हार्ट कितनी देर में बहुत ज़्यादा नेचुरल मोड में आ जाता है और कितना ज़्यादा बेटर तरीके से धीरे धीरे स्लोली हमारी बॉडी को ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है और वर्किंग भी बहुत धीरे धीरे आराम से कर रहा है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। इसकी आप थ्योरी देखिए, क्या लाइंस है कि रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन increasing the stroke volume at rest. The stroke volume at rest remains up to 50 to 70 ml beat in untrained individuals or 70 to 90 ml beat in trained individuals and 90 to 110 ml beat in the best endurance athlete. It means यहाँ पे तीन बात हो रही है, 50 to 70, 70 to 90 और 90 to 50 to 70, 70 to 90 और 90 to 110 ml पर बीट। हर एक बीट के अंदर कितने ml ब्लड जो है वो पंप आउट करता है, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 50 to 70 ml कर रहा है तो वो एक नेचुरली एक बंदा ठीक है कि आप अगर नेचुरली उसको ठीक सा मान सकते हैं कि आपका कार्डियक रेट जो बिल्कुल ठीक ही है। आप ज़्यादा फिट नहीं कह सकते उसको, या ज़्यादा बहुत अच्छे लोगों में नहीं काउंट कर सकते। और अगर आप 70 to 90 ml पर बीट अगर आप ब्लड थ्रू आउट कर रहे हो तो आप अच्छे बंदे हो, एक बढ़िया फिट और एक्टिव बंदे हो। और वहीं अगर आप 90 to 110 कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट हो, तब आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इट मीन्स ये चीज़ अगर हम यहाँ तक अगर इस गोल तक पहुँच जाते हैं, अगर हम इस गोल को डिसाइड करते हैं और अचीव कर लेते हैं, तो दुनिया के अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव लोगों के अंदर काउंट होने लग जाएंगे। और दुनिया के अंदर हम अगर करोड़ों लोगों के अंदर एकमात्र ऐसा पर्सन भी काउंट हो सकते हैं जिसका 90 to 110 ml बीट जो है वो पर मिनट आपका अगर ब्लड थ्रू आउट होता है, तो इसके कारण भी आपका क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है रेस्ट टाइम के ऊपर भी, जब आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो। अदरवाइज तो आपका 90 to 100 है, 110 ml से भी ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है, ज़्यादा स्पीड के अंदर बॉडी को सर्वाइव करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर हम रेस्ट टाइम में हैं, उस टाइम अगर हमारी बॉडी को इतना ब्लड मिल रहा है तो हमारी बराबरी जो है वो कोई भी पर्सन नेचुरली नहीं कर सकता। हम बहुत ज़्यादा एक्टिव और फिट पर्सन होंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। जनरली ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से मैच है। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बोलते हैं 1 मिनट के अंदर हार्ट का बॉडी को ब्लड पंप करके और बॉडी को प्रोवाइड करवाना, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड हम बॉडी को प्रोवाइड करवाते हैं या पंप के थ्रू ब्लड थ्रो किया जाता है, बाहर दिया जाता है। जनरली एक दूसरे से थोड़ा वर्ड चेंज करके एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन ये कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब देखिए, जब अपन किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो टिश्यूज बहुत स्पीड के अंदर हमारे टिश्यूज टूटते हैं। ऑन दैट टाइम टिश्यूज जितने ज़्यादा स्पीड से टूटेंगे उतने ही ज़्यादा हम टायर्ड फील करेंगे। और वहीं अगर बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ और ज़्यादा ब्लड हमें उस टाइम अगर बॉडी को प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उस मूवमेंट के ऊपर क्या होगा, उस मूवमेंट के ऊपर हमारे कार्डियक आउटपुट के थ्रू हमारे वर्किंग टिश्यूज साथ के साथ रिपेयर होते जाएंगे। हम टायर्ड फील कम करेंगे, हम फैटिक कम फील करेंगे और जल्दी एक्टिव और फिट रहेंगे और ज़्यादा लंबे टाइम तक लंबी कैपेसिटी के साथ हम उस एफिशिएंसी के साथ, वर्किंग कैपेसिटी के साथ उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वापस जो 5th पॉइंट है आपका, वो आपका है इंक्रीज ब्लड फ्लो। बात वही आ रही है, इंक्रीज एट रेस्ट टाइम, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहा है, इट मीन्स ब्लड का फ्लो बढ़ा रहा है। कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा ब्लड थ्रो कर रहा है हार्ट हमारा, मतलब ब्लड का फ्लो यहाँ भी बढ़ रहा है। सेम इसमें वापस इसको रिपीट करने की कोशिश, इंक्रीज एट ब्लड फ्लो,
ब्लड फ्लो का बढ़ने का मतलब यही है कि हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ना, हमारी हार्ट बीट का बढ़ना, हमारी ब्रीदिंग पावर का बढ़ना, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंक्रीज होना, हार्ट के साइज का इंक्रीज होना, लंग्स की कैपेसिटी का बढ़ना, रेस्पिरेशन पावर का इंक्रीज होना, और इन सभी के कारण जो है हमारा क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज होगा, और ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने के कारण हमारा एटीपी स्टोर जो है वो हमेशा फुल रहेगा, और हमारी बॉडी जो है हमेशा एक एनर्जेटिक पावर हाउस की तरह काम करेगी, और हमेशा हम एनर्जेटिक फील करेंगे और हर एक एक्टिविटी के अंदर बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्विकर रिकवरी रेट। क्विकर रिकवरी रेट, अब रिकवरी का वर्ड मतलब अब हमने बार बार बात कर रहे हैं हम कि हमारी बॉडी के वर्किंग टिश्यूज टूटते हैं जब हम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। जब वर्किंग टिश्यूज टूटते हैं तो वहाँ पे उस बॉडी के उस एक इंटरनल ऑर्गन के अंदर हमारे हमेशा टायर्ड फील करते हैं, फैटिग फील करते हैं, थकावट फील करते हैं। ऑन दैट टाइम हमारी बॉडी उसको क्या करवा रही है, प्रोवाइड करवा रही है ब्लड, और ब्लड जो है वो फुल ऑक्सीजनेटेड है, और जब हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो वहाँ से क्या कर रहे हैं, सेल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑक्सीजन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एक एनर्जेटिक ब्लड प्रोवाइड करवा रहे हैं। एनर्जेटिक ब्लड प्रोवाइड करवाने के कारण वहाँ पे हमारे टिश्यूज जो है वो हाथों हाथ रिपेयर हो रहे हैं, क्विकर रिपेयर हो रहे हैं। अगर उसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है, छोटी बड़ी इंजरी हो जाती है, तो ऑन दैट टाइम हमारा रिकवरी टाइम जो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत स्पीड में होता है। एक नेचुरल, एक नॉर्मल पर्सन जो ठीक साइज फिट है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट है, तो उन दोनों को जब कोई सिमिलर इंजरी हो जाए तो आप कभी भी कंपेयर करके देखना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट जो है वो उससे कम से कम, अगर वो पर्सन जो नॉर्मल एथलीट है वो अपनी 10 आवर्स के अंदर अगर अपनी इंजरी ठीक कर रहा है, तो प्रिवेंट कर रहा है, तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट जो है वो अपना 3.5 आवर्स के अंदर भी अपनी इंजरी को रिहेबल कर लेगा, ठीक कर लेगा। उसके बाद अगर बात करें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि इंक्रीज इन एंड्योरेंस, डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी, और इसके अलावा अगर अपन सोच के देखें कि इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी, इंक्रीज लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड इट मीन्स हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने बुक के अंदर लिख रखे हैं, बुक के अंदर देख रखे हैं, बुक के अंदर पढ़ा रखे हैं। तो आप उन सब पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए इसके कितने भी पॉइंट्स जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कभी भी उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने YouTube चैनल को हमेशा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थ्योरी से रिलेटेड तो आ ही रहा है, प्लस प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, ताकि आप लोग हमेशा अपडेट रहें इन एक्टिविटीज़ के साथ। तो जैसे जैसा हम चलता जा रहा है कि ये हमारा सेकेंड पॉइंट आज कंप्लीट किया हमने। फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने वाले कौन से एक्सरसाइज और किस तरीके से वो इफेक्ट करती है, वो हमने पढ़ा। और नेक्स्ट जो हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन, नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो ये रहेगा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इजी सा टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो, यानी कि पार्ट 2 के अंदर। ये हमारा पार्ट 1 है।
नेक्स्ट वीडियो जो हमारे होंगे पार्ट 2 की, उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे इसको, हमारे इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम। तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों ने काफ़ी क्लास को थोड़ा डिटेल में देखा होगा। अगर आप क्लास को एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद अगर एक बार नोट्स को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आई होप सभी लोगों को बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड लक, गुड डे आप सभी लोगों को।